नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौर्य काल के बाद के विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, विदेशी शासकों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको मौर्योत्तर काल के बाद यानी मौर्यों के बाद के भारतीय शासकों के बारे में बात किया था। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौर्यों के बाद आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों की या विदेशी शासकों की। बेसिक रूप से मौर्यों के बाद 5 वंश का शासन हुआ। 5 प्रकार के ऐसे लोग थे जो भारत में आए, जिसमें मौखरी राजवंश पहला, दूसरा मैत्रक राजवंश, तीसरा पुष्यभूति वंश, चौथा पूर्वी चालुक्य और 5वां पश्चिमी गंग। लेकिन हम इनकी चर्चा बहुत ही सीमित करेंगे अथवा नहीं करेंगे। मौर्यों के पतन के बाद मध्य एशिया जो आप जानते हैं कि एशिया के मध्य का इलाका माना जाता है, तो मध्य एशिया से हिंद यवन शासक यानी इंडो ग्रीक जिसे कहा जाता है, इंडो ग्रीक शासकों में शक, पार्थियन यानी कि पल्लव और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि शक वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश ने यहाँ पर शासन किया। इन कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया, शकों ने, पल्लवों ने भारत पर आक्रमण किया और इन तीनों ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा किया। तो जो भारत का बड़ा भूभाग है, बिना उसके बारे में जाने हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो हम संक्षेप में इन सबों के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहले हम बात करते हैं पार्थियन की। पार्थियन यानी कि पल्लव राजवंश जो है यानी कि पार्थियंस जो थे, वह मध्य एशिया के ईरान से आए थे। ईरान आप जानते हैं वर्तमान समय में बहुत चर्चा में रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध बहुत ही भयानक तरीके से हुआ है वर्तमान समय में। तो ये लोग आए ईरान से और प्रथम पार्थियन साम्राज्य की स्थापना करने का भारत में जो साक्ष्य मिलता है वह प्रथम पार्थियन था माउस। और इसका जो उल्लेख है माउस का, वह मिलता है खरोष्ठी लिपि में मोय से मिलता है। मोय, खरोष्ठी लिपि में इसे मोय कहा जाता है और पार्थियनों की भाषा में इसे माउस कहा जाता है। गोर्दोफर्निस इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था, गोर्दोफर्निस। और गोर्दोफर्निस के समय में ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक थॉमस नामक व्यक्ति भारत आए थे और उस समय से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में होने लगा। अब देखिए, सहज प्रश्न यह है कि ईसवी संवत की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से होती है, लेकिन थॉमस नामक एक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आए और बाद में सेंट थॉमस जो थे, सेंट थॉमस चला गया दक्षिण में और तमिलनाडु में इसने एक ऐसा कुछ किया कि एक व्यक्ति द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। यानी कि सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था, उसकी हत्या दक्षिण भारत के तमिलनाडु में कर दी गई और इस प्रकार ईसाई धर्म ये माना जाता है कि पहली सदी में ही भारत पहुंच गया था। पार्थियन की कहानी बहुत ही छोटे में। हम आगे चलते हैं, कुषाणों के बारे में आपको बताते हैं। कुषाण जो आए वह मध्य एशिया से आए और मध्य एशिया के जो पश्चिमी चीन का इलाका है, पश्चिमी चीन के इलाके में यूची नामक एक कबीला था। यूची नामक कबीले से मूल रूप से कुषाण आए। लगभग 165 ईसा पूर्व में उनके पड़ोसी कबीले जो थे, यूची कबीले के पड़ोसी मध्य एशिया में दक्षिणी चीन का जो इलाका है,
दक्षिणी चीन के इलाके में उनके पड़ोसी, यूची के पड़ोसी हिंगनु को यूचियों के नेता ने मार डाला। थोड़ा सा कठिन लगेगा शब्द। हिंगनु को यूचियों के नेता ने मार डाला और उन्हें पश्चिमी चीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो इस क्षेत्र में जो ये कबीला था, यूची और हिंगनु, ये दो कबीले दो शाखाओं में बंट गए। दो शाखाओं में बंटने के बाद एक जो कनिष्क वाला कबीला था, वह कबीला चला आया तिब्बत की ओर, और जिन्हें ज्येष्ठ सूची कहा जाता है, ज्येष्ठ यूची कहा जाता है, जो कि पश्चिम की ओर वो प्रस्थान किए और बैक्ट्रिया, पर्थिया आदि शासकों को इन्होंने पराजित किया। बैक्ट्रिया के शासकों को भी इन्होंने पराजित किया था, यूची कबीले के लोगों ने। भारत में जो पहली बार सर्वप्रथम कन्फ्यूशियस, जिसे हम कहते हैं कुजुल कन्फ्यूशियस नामक कुषाण शासक ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर पहली बार कब्जा किया। कुषाणों के कुषाणों का भारत में जब आगमन होता है, तो उस भारत में आगमन के समय जो भारत पर कब्जा करने का पहला प्रयास था, वो कन्फ्यूशियस का था। और कन्फ्यूशियस ने तांबे के सिक्के चलाए, और कुजुल कन्फ्यूशियस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिम कन्फ्यूशियस शासक हुआ, जिसे कन्फ्यूशियस द्वितीय कहा जाता है। उसने तक्षशिला पर और पंजाब पर भी अधिकार किया। उस समय तक्षशिला विद्या का केंद्र माना जाता था। उसने तक्षशिला पर कब्जा किया और पंजाब पर कब्जा किया, और भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को हम कह सकते हैं, तो वह है बिम कन्फ्यूशियस। कुजुल कन्फ्यूशियस भारत में संस्थापक था, और बिम कन्फ्यूशियस भारत में जो था, वह ये मान सकते हैं कि कुषाणों का वास्तविक संस्थापक उसे ही माना जाता है। तो कुषाणों के समय में सोने और तांबे के सिक्के चले, जिस पर एक ओर यूनानी लिपि लिखी होती थी और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि लिखी होती थी। एक तरफ यूनानी, दूसरी तरफ खरोष्ठी। इनके सिक्कों पर शिव की आकृति पाई गई है, भगवान शिव की आकृति पाई गई है, नंदी बैल मिला है और त्रिशूल भी अंकित है। तो शिव की मूर्ति, नंदी बैल और त्रिशूल, तो हम ये मान सकते हैं, इतिहासकारों ने ये माना है कि ये लोग शैव धर्म को ज़्यादा मानते थे। यानी कि कुषाण वंश के लोग शैव धर्म को ज़्यादा मानते थे, और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के अगर किसी ने चलवाए थे, तो वो कुषाणों ने चलवाए थे। और इस वंश का शासक कनिष्क था, जो 78 से लेकर के 105 ईस्वी तक शासक था। कनिष्क की कहानी जरूरी है। कनिष्क 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक भारत का शासक रहा, और इसने अपनी राजधानी बनाई पुरुषपुर या पेशावर। पेशावर आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश में स्थित है। और राज्यारोहण की तिथि इसकी 78 ईसा पूर्व को शक संवत माना जाता है। उसी समय से शक संवत आरंभ होता है, और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कुंडलवन यानी कश्मीर में, और वहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किया गया था। यानी कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कुंडलवन में, जहाँ पर बौद्ध धर्म के दो विभाजन किए गए, एक हीनयान और दूसरा महायान। कनिष्क ने एक नई कला शैली को जन्म दिया, जिसे गांधार कला शैली या मथुरा शैली भी कह सकते हैं, या दोनों की मिक्सअप कह सकते हैं। तो मथुरा शैली प्रचलित हुई, यानी कि कनिष्कों का शासन मथुरा तक रहा होगा। गांधार कला शैली में ये माना जाता है कि गांधार कला शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो काले स्लेट पत्थरों से बनी हैं। बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी, वह पहले बामियान में होती थी, आंध्र प्रदेश में। जब तालिबानों का शासन हुआ वहाँ पर 89-90 के तकरीबन 91-92 में, तो उन्होंने बौद्ध की बामियान की मूर्ति नष्ट करवा दी, और यह शैली जो है ये गांधार में विकसित हुई थी। इस कारण इसे जो है गांधार शैली कहते हैं।
और यह शैली यूनानी देवता अपोलो की नकल मालूम होती है। जो यूनानियों के देवता हैं अपोलो की, उसकी नकल प्रतीत होती है, जो गांधार शैली है। मथुरा शैली में क्या है कि मथुरा शैली के विकसित हुआ वो लाल बलुआ पत्थरों से विकसित हुआ। वहाँ पर काले स्लेट पत्थर थे, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर है। और बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण मथुरा शैली में किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय अगर किसी को गया है पहली सदी में, तो वह मथुरा शैली को गया है। और कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर और तक्षशिला में सिरकप में एक नया नगर बसाया था। मतलब तक्षशिला और कश्मीर कनिष्कपुर दो नगर इसने बनाए थे। तक्षशिला में एक सिरकप नामक नगर बसाया था इसने। कनिष्क ने चीन से जो रोम की ओर रास्ता जाता है, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, सिल्क रूट के 3 शाखाओं पर अपना नियंत्रण किया। सिल्क रूट पर 3 जगह इसने नियंत्रण किया। एक कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, और दूसरा जो मर्स से फरात नदी होते हुए रूम सागर पर बने बंदरगाह तक जाती थी, रोम सागर पर बने बंदरगाह तक जाती थी, उस मार्ग पर इसने कब्जा किया था। एक तो कैस्पियन सागर वाले मार्ग पर, दूसरा जो है रूम सागर वाले बने मार्ग पर, और तीसरा जो भारत से लाल सागर की ओर मार्ग जाता था, उस पर भी सिल्क रूट पर कनिष्क ने 3 जगह कब्जा किया था। और कुषाणों ने भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जो कि 124 ग्रेन का होता था, जारी किया। और कुषाणों के समय में तांबे के सिक्के चलाए गए, जबकि उन्होंने चांदी का एक भी सिक्का नहीं चलाया था। कनिष्क के समय में ही पार्श, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक हुए। नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान इसकी सभा में थे। और इस वंश का अंतिम शासक, जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था, वो था वसुदेव। तो कुषाण वंश की एक संक्षिप्त कहानी आपको बताई गई। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश की। तब तक के लिए नमस्कार।